स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चैप्टर 1 है क्लास 9th की फिज़िक्स की बुक से। इसमें हम पहला पार्ट है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो देखो, फिज़िक्स जैसे अदर ब्रांचेस की तरह साइंस के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर जो है कि मेज़रमेंट है। क्या है मेज़रमेंट की ज़रूरत है। और मेज़रमेंट किसकी करनी है हमको? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। कौन सी क्वांटिटीज़ की? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होता है तो हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है, ये दो के दोनों हमारे सेम नेचर के होने चाहिए। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लिया है, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, और इसी से हम लोग नापते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यानी यूनिट का कितना टाइम्स है। ये और बेहतर समझ में आएगा आपको आगे। मेज़रमेंट प्रोसेस है, तरीका है कंपेयर करने का यानी तुलना करने का। कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको विद द नोन, जो कि आपको मालूम है कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसी नेचर की। जैसे कि आप कहीं भी सामान लेने के लिए जाते हो, तो एक साइड जो है कि वो एक यूनिट रखा रहता है तौलने के लिए, जैसे कि मान लो केजी, बटखरा रख लिया। अब ये उसी नेचर का ये यूनिट है केजी में ही, और फिर बाकी सारी चीज़ें वो आपको इसी यूनिट में तौल के देता है। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इस चीज़ की बात हो रही है, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि सेम नेचर की होती है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं आगे। यूनिट क्या होती है? क्वांटिटी होती है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, बदलती नहीं है। क्या नहीं बदलता है? इसका मैग्नीट्यूड, इसका माप नहीं बदलेगा। इसको इस्तेमाल किया जाएगा मेज़र करने में। मैग्नीट्यूड, माप मेज़र किया जाएगा क्वांटिटीज़ का जो कि उस सेम नेचर की होंगी। यानी यहाँ पे हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों सेम यूनिट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि जो यूनिट है, उसी यूनिट के ही सेम नेचर का हमारा फिज़िकल क्वांटिटी होना चाहिए, और उसको हमको इससे नापना है। फिर इसके बाद जो रिज़ल्ट होगा मेज़रमेंट का, उसको जो है कि 2 पैरामीटर पे लिखा जाता है। कैसे? तो जो आपका, एक मिनट, तो जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है, हम उसको लिखेंगे कैसे? वो इक्वल होगा हमारा, एक तो हमको चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट के साथ। अब ये एग्जाम्पल लेने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, उससे समझ में आएगा। जैसे हमने क्या किया, एक पीस लिया किसका? कपड़े का, और उसका मेज़रमेंट कितना है? 10 मीटर है। अब ये 10 मीटर जो है, मीटर क्या है? यूनिट है, और यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ है, और 10 क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी जो मीटर है वो 10 टाइम्स है ना। इट मीन्स द लेंथ इज कि ये कैसा है? 10 टाइम्स इन द लेंथ। ठीक है, मीटर यानी 10 यूनिट है मीटर का। फिर उसके बाद कोई और एग्जांपल एक और ले लो। अगर कोई मास दिया हुआ है, किसी चीज़ को तौला आपने, और मास लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, तो 5 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है? आपकी यूनिट है। यानी कि इस यूनिट का ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स द यूनिट। वो गिवन चीज़ जो है 5 टाइम्स की है। अब बात आती है कि जब हम कोई इस यूनिट लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको हमको नज़र में रखना पड़ेगा एक प्रॉपर यूनिट को चूज़ करने के लिए। पहला है कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़। कन्वीनियंट साइज़ का मतलब एक आसान साइज़ का हो। अब जैसे कि हम आपसे बात करें कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में डिस्टेंस नापना है। क्या करना है? दिल्ली और कोलकाता के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आप हमको नाप के बताओ। तो अब दिल्ली कोलकाता के बीच का डिस्टेंस
क्या आप मीटर में बता पाओगे? अरे सॉरी, नाप पाओगे? नहीं। तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग? किलोमीटर का यूज़ करेंगे। तो यानी वो कैसा होना चाहिए? कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। जैसे कि आपको एक कॉपी है, कॉपी के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नापना है, ठीक। तो क्या आप इसको किलोमीटर से नापोगे या फिर आप इसको मीटर से नापोगे? नहीं, इसको फिर आप किससे नापोगे? सेंटीमीटर से नापोगे। तो जो यूनिट आप चूज़ कर रहे हो वो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। इसके बाद है कि इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्विटी। अब इसको आप डिफाइन कर सको बिना किसी उसके एम्बिग्विटी के। तो आपको मालूम होगा कि पहले जो है ना ज़माने में हैंड स्पैन का यूज़ किया जाता था। हैंड स्पैन वो जो हथेली है, पाम है, बित्ता जिसको कहते हैं, 2 बित्ता 4 बित्ता, ऐसे। इसके अलावा फुट का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब बताओ, 2 लोग हैं, एक पिता है और एक उसका बेटा है। अब दोनों एक ही दूरी को नापते हैं, एक ही डिस्टेंस को यहाँ पे नाप रहे हैं, 2 के दोनों मिलके। अब एक कह रहा है कि पापा, बेटा कह रहा है कि पापा ये तो आया है हमारे पैर से 20 फुट आया है, और ये पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ 12 कदम आ रहा है, 12 फुट आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? एम्बिग्विटी है। तो इसीलिए ऐसा हो कि डिफाइन हो सके विदाउट एनी एम्बिग्विटी। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि हम दोबारा उसको क्या कर सकें? प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक बार प्रोड्यूस हो गया तो फिर दोबारा रिप्रोड्यूस ना हो पाए। जैसे आप देखो, एक ही स्केल है, हर दुकान पे बिकता है कि नहीं है? कई जगह पे बिकता है। वही स्केल लकड़ी में भी मिल जाता है। तो यानी वो यूनिट कैसा है कि रिप्रोड्यूस किया जा रहा है उसको। द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, दैट इज इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर। अब यहाँ स्पेस और टाइम की बात कर रहा है, तो चलो इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल हम देखते हैं इन्हीं दोनों में से। अब इनमें एक एग्जाम्पल ये ले लो कि मान लो कोई बंदा एफिल टावर बना रहा था। अब एफिल टावर बनाते हुए उसकी उम्र कैसी थी? 10 साल थी। अरे मान लो उसके अब्बा बना रहे थे लेकिन उसकी उम्र 10 साल थी। किसी तरह उसने नाप लिया अपने किससे? हैंड स्पैन से नाप लिया, हाथ से, बित्ते से नाप लिया। और इसने नाप लिया कि भाई ये 3000 बित्ते का है। अब जो भी एफिल टावर एज एग्जाम्पल लिया यार, इतना है नहीं, है ना, बिल्कुल डीपली नहीं जाना इसमें। तो उसने अपने बित्ते से नाप लिया कि 3000 है। अब वक्त बीता, स्पेस एंड टाइम लिखा हुआ है तो वक्त बीता। अब वो लड़का हो गया है आपका 25 ईयर्स का। अब क्या वो अपने हैंड स्पैन से दोबारा नापेगा तो क्या 3000 ही आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो स्पेस और टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होने चाहिए, यूनिट की वैल्यू। अच्छा, लास्ट 3 कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर एसेंशियल फॉर ए यूनिट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक्सेप्ट किया जाना है तो जो लास्ट वाले 3 हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो, काइंड्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो 2 तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल जिसको बेसिक भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। डेफिनेशंस देखते हैं हम आगे। अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट of any other unit or which can be neither be changed nor can be related to any other fundamental unit। फंडामेंटल या बेसिक ऐसा यूनिट होता है जो बिल्कुल आज़ाद है। अब जैसे लेंथ के लिए है मीटर, तो ये आज़ाद है। टाइम के लिए सेकेंड है, टाइम के लिए क्या है आपका? सेकेंड है। तो ये क्या है? आज़ाद है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट नहीं किया जा सकता। अब वो स्पीड निकालोगे तो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो वही डिराइव्ड में चला जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट होते हैं ना, वो किसी पे नहीं। जैसे कि यहाँ पे लेंथ लिख दिया, टाइम लिख दिया, इसके अलावा मास हो गया, मास के अलावा आपका टेम्परेचर हो गया। ये सब आगे अभी हम देखेंगे नीचे, पहले हम डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़ अदर दैन दोज मेजर्ड इन फंडामेंटल यूनिट। क्या लिख दिया? अदर दैन दोज, जो भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट में 7 होते हैं बेसिकली, 7 के अलावा
जो बाकी सारे मेज़र करते हैं हम लोग, उन सबको हम लोग एक्सप्रेस किया जाता है फंडामेंटल यूनिट के ही फॉर्म में, उसी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो 7 हैं, उसके अलावा जो भी फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में हम लोग जिस भी यूनिट को लिखेंगे वो क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। अब ये जो है आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा एरिया। एरिया कैसा होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ। लेंथ के लिए भी क्या वैल्यू होती है, यूनिट मीटर होता है। ब्रेड्थ को भी नापने के लिए यूनिट मीटर होता है। तो देखो फंडामेंटल यूनिट से ही हमने बनाया और ये नई यूनिट क्या मिली, मीटर स्क्वायर। यही है आपकी डिराइव्ड यूनिट, जो बनी हुई है किससे, डिराइव हो रही है किससे, फंडामेंटल यूनिट से। एरिया के अलावा एक और फॉर्मूला देख लो वॉल्यूम का। वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट। अगेन देखो मीटर यूनिट होता है लेंथ के लिए भी, मीटर में ब्रेड्थ को भी नापेंगे और हाइट को भी मीटर में। ये आ गया मीटर क्यूब, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही आप स्पीड को ले लो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो या मीटर पर सेकेंड, इस तरह से -1 पावर दे के भी आप लिख सकते हो। तो ये यूनिट भी हमारी क्या है, डिराइव्ड है। और किससे डिराइव्ड है, फंडामेंटल से। बात करते हैं आप सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो जो सिस्टम है यूनिट का बेसिकली 3 तरीके का है, और वो हिस्टोरिकल हो गया है, अब तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला है हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को ही हम लोग और कौन सा सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी इसको कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम को, सीजीएस में एक्चुअली है क्या कि लेंथ के लिए सेंटीमीटर, जी का मतलब मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सेकेंड का। फिर सेकेंड है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि लेंथ के लिए हम फुट का यूज़ करेंगे, वेट के लिए हम पाउंड का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए अगेन वही सेकेंड का ही यूज़ करेंगे। थर्ड देखते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का और कोई दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में होता क्या है कि लेंथ के लिए मीटर का इस्तेमाल, मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर टाइम के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। ये सब ना, अब ये सारे के सारे जो हैं बस एक ऐसे ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हो गए हैं। अब क्यों हो गए हैं ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 1960 की बात है ना, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट्स एंड मेजर्स का, और रिकमेंड किया इन्होंने कि इन एडिशन टू द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम और यूनिट ऑफ टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अलावा जो कि फंडामेंटल यूनिट हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे डील किया, और यहाँ पे इन्होंने एक नया सिस्टम इजाद किया। इनका जो सिस्टम है इसका नाम है आपका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, और इसी सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई सिस्टम भी कहते हैं। और यही अब प्रचलन में है, जिसमें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। टेबल में लेंथ के लिए मीटर यूनिट है और सिंबल एम यूज़ होगा, मास के लिए किलोग्राम है यूनिट और सिंबल केजी, टाइम के लिए सेकेंड और सिंबल एस, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, सिंबल ए। वैसे ही टेम्परेचर के लिए केल्विन, सिंबल है हमारा के, और फिर इसके आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो कैंडेला, सिंबल है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ मोल, तो MOL शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में देखो प्लेन एंगल ऐड किया गया और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए रेडियन
RAD, और स्टेरेडियन के लिए SR सिंबल। या कहीं पे आप ऐसे भी देखोगे ST के बाद RD लिखा होगा, तो ये भी गलत नहीं है। फिर इसके अलावा प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं। तो प्रीफिक्सेस में देखो, डेका यानी 10 का पावर 1, हेक्टो 10 का पावर 2, किलो के लिए 10 का पावर 3, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जहाँ यहाँ पे बिगर यूनिट्स के लिए अब मल्टीपल के लिए है, वहीं निगेटिव पावर के लिए भी सेम ऑर्डर में आपको डेसी, सेंटी, मिली और माइक्रो भी मिलेगा। और ये देखो उसके क्या हैं, सिंबल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी यूनिट्स लिखने के टाइम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गीगा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गीगा 10 पे पावर 9 लिखा हुआ है गीगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि 2.5 गीगा हर्ट्ज लिखा होता है, कंप्यूटर में लिखा होता है ना, तो देखा होगा आपने, परचेस किया होगा, तो उसकी स्पीड को दिखाता है ये। तो यहाँ पे जो 2.5 गीगा हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि 2.5 इंटू 10 पे पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, तो बड़ी बड़ी यूनिट्स को लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग इसको, इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 3 मेन है, एक है आपका लेंथ, एक है मास, और दूसरा है इसके बाद है टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ के बारे में। तो लेंथ में मीटर क्या होता है, तो मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889। और कैसे इसकी डिफाइन किया गया था, कैसे इसका वर्णन हुआ था, एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन a platinum iridium, an alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0 degree Celsius in the International Bureau of Weights and Measures at Severs near Paris। ये वो एड्रेस है और ये वो जगह है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, जो कि पेरिस में है। तो ये रहा आपका रॉड, जिसके अंदर क्या है, 90% प्लैटिनम है प्लस 10% इरिडियम है, और इसको रखा गया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इस पे जो 2 निशान हैं, तो वो उसी निशान के बीच में जो लेंथ है, उसी लेंथ को कहा गया है, डिफाइन किया गया है 1 मीटर। 1983 में क्या हुआ कि मीटर को रीडिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर। यानी कि 1/299,792,458 पार्ट ऑफ सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड का आप कितना भाग करो, कितना हिस्सा करो, इतना हिस्सा करो, तो इतने हिस्से में जितनी दूर तक लाइट जाएगी, उतना ही दूरी क्या है, 1 मीटर है। सब यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग मीटर में। मीटर में स्मॉल लेंथ के लिए सब यूनिट्स लिया जाता है और बड़े लेंथ के लिए बिग यूनिट्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सब यूनिट्स में सबसे पहले हम देखेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100th पार्ट ऑफ अ मीटर, या फिर कह सकते हो 10 पे पावर -2 मीटर। उसी तरीके से मिलीमीटर है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो मालूम ही होगा, ऐसे स्पेलिंग का क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। तो मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000th पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी 10 पे पावर -3 मीटर। और अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर और मीटर में क्या है, 100 का पावर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पे पावर -1 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर क्या लिख सकते हो, 1/10 ना, क्या लिखोगे आप, 1/10 सेंटीमीटर। जिस तरह चाहो उस तरह लिख लो। फिर इसके बाद और कौन से यूनिट्स हैं, आपका माइक्रोमीटर या माइक्रोन है, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन, दोनों एक ही चीज़ें हैं। होता क्या है, ये 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर है, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 6 मीटर, यानी 1/10 पे पावर 6 मीटर, या फिर 10 पे पावर -6 मीटर हो जाएगा।
और अगर इसी माइक्रोन को, माइक्रोन के लिए सिंबल क्या यूज़ होता है ये, और इसी को अगर 10⁻⁻6 को बदलना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही हमको किस में बदलना है, मिलीमीटर में, तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10⁻⁻3 मिलीमीटर हो जाएगा। एक और यूनिट है इसके अंदर, वो है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या है, ये 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर है। क्या है ये, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर होता है। अब ये तो चाहे छोटे छोटे यूनिट्स, अब आते हैं मल्टीपल यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट्स में आपको मिलेगा किलोमीटर। किलोमीटर में क्या है कि किलोमीटर का मतलब हुआ कि ये 1000 टाइम्स होता है ऑफ मीटर, 1000 मल्टीपल ऑफ अ मीटर होगा ये। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या फिर लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। अब इसके बाद नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ देखते हैं। बड़े बड़े अब हम लोग ये देखेंगे, इसके यूनिट्स देखेंगे। बड़े यूनिट्स जैसे कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, पार्सिक हो गया। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दरअसल होता क्या है, तो ये होता है इट इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्या कहना चाहता है, ये ऑर्बिट हो गए और ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो सन और अर्थ के बीच में ये जो दूरी है ना, इसी को कहा जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद आता है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, ये भी एक काफ़ी बड़ी यूनिट है। ये हेवनली बॉडीज़ के लिए सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लाइट ईयर में, लाइट ईयर का मतलब है कि इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड बाय लिख लो या फिर लिख सकते हो आप ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। या ठीक है, वैक्यूम में 1 साल के अंदर जितना दूर तक लाइट जाएगी उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर, उस डिस्टेंस को। मतलब कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, पहली बात तो स्पीड ऑफ लाइट, जितना स्पीड होगा लाइट का, और इनटू कितने टाइम तक गई, तो टाइम इन 1 ईयर, 1 साल का समय। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो मुझे पता चल गया स्पीड लाइट की। 1 साल में कितना टाइम होता है, जनरली 365 दिन, हर एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतना होगा, क्योंकि सेकंड में इसलिए करना था पूरे को क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेरे को सेकंड में पता है। अब ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पावर कम हो जाएगा, यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में अब ये यूनिट आ गई आपकी। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो जो डिस्टेंसेस हैं स्टार और अर्थ के बीच के, वो जनरली एक्सप्रेस किए जाते हैं कहाँ पे, लाइट में, लाइट ईयर्स में, है ना। स्टार्स, जैसे सन भी एक स्टार है तो काफ़ी दूर है, तो स्टार और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसको नापा जाता है किस में, लाइट ईयर्स में हम लोग नापते हैं। अब तीसरा है आपका पार्सिक। पार्सिक क्या होता है, तो इट इज़ distance from where
द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो कि कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अब ये देखो थोड़ी मुश्किल सी लग रही होगी, लेकिन डेफिनेशन पे एकदम मत जाओ तुम, डेफिनेशन पे बिल्कुल नहीं जाओ, बिना डेफिनेशन के हम इसको समझते हैं। ये अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब ये जो आर्क है ये 1 सेकेंड एंगल जितना, 1 आर्क सेकेंड जितना एंगल बनाता है, तो वो जितनी दूरी पे ये एंगल बनता है, ये दूरी कितनी दूरी पे ये वाली दूरी, ठीक है, तो ये जितनी दूरी पे बनता है ये एंगल, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। आर्क सेकेंड के बारे में नहीं मालूम तो आर्क सेकेंड होता क्या है, ये आर्क सेकेंड का मतलब होता है 1/3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। इतना मामूली सा एंगल कब बनेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बहुत ज़्यादा दूरी पे, दिख रहा है ना, ये इतनी ज़्यादा दूरी पे बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है आपका 1 पारसेक, ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट है ये, मतलब सोचो कितना माइनर एंगल है। तो उतना माइनर एंगल बनाने के लिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस, मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ ऑफ किलोमीटर होगा वो। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ऐसे डिस्टेंस ले ली और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ये नॉर्मली कुछ तो होगा, मान लो 10 से 20 डिग्री का भी होगा अगर ये। तो अगर मुझको और छोटा एंगल पाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको और एक्सटेंड करना होगा, और ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा, है ना, और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो और ज़्यादा छोटा एंगल मिलेगा। लेकिन यहाँ कितना चाहिए, 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट चाहिए, इतना माइनर एंगल। और कौन बनाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिख रहा है ना, ये अर्थ और सन के बीच में ये जो है आपका आर्क, ये बनाए, है ना, सेमी मेजर आर्क, इतना छोटा सा एंगल बनाए। तो उस एंगल को बनाने के लिए जितना डिस्टेंस हो जाएगा, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग 1 पारसेक। वैल्यू कितनी होती है पारसेक की, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये होता है। लेकिन अगर आप इसी वैल्यू को 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर को आप लाइट ईयर से डिवाइड कर दो, लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 से डिवाइड कर दो, तो लाइट ईयर में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.26 लाइट ईयर। यानी कि 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर, जैसे कि अभी हमने जो है कि हेवनली बॉडीज़ के लिए यूनिट्स देखे, तो अब यहाँ पे अगर वेवलेंथ है, लाइट का साइज़ है, सेपरेशन है 2 मॉलिक्यूल के बीच का, या फिर रेडियस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जानना है हमको, मतलब एकदम छोटी से छोटी डिस्टेंस अगर हमको जाननी है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में मेरा सबसे पहला कौन सा है, एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर इस तरीके से। ये होता क्या है, ये एक्चुअली में 1 मीटर का 10⁻⁻10 पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ मीटर। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब 10⁻⁻10 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन उतना करने की ज़रूरत क्या है, नैनोमीटर में डायरेक्ट 10⁻⁻7 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 नैनोमीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, ये भी एक रिलेशन है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये अभी क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। तो 1
नैनोमीटर किसके बराबर हो गया? नैनोमीटर का तो यहाँ देख ही लिया तुमने कि 1 नैनोमीटर यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, ये एंगस्ट्रॉम जो है ये आजकल आउटडेटेड हो गया है। कैसा हो गया? आउटडेटेड हो गया है। और यूज़ किसका किया जा रहा है? ज़्यादातर नैनोमीटर का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि नैनोमीटर ना इससे भी छोटी क्वांटिटी है। क्योंकि देख ही रहे हो तुम कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। सॉरी, बड़ी यूनिट है इससे ना, हाँ, तब तक 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो लेकिन इस्तेमाल किसका किया जा रहा है? एंगस्ट्रॉम का, ये एंगस्ट्रॉम का ना करके नैनोमीटर का किया जा रहा है। ऐसे ही दूसरा होता है आपका फर्मी। फर्मी क्या होता है? तो फर्मी यानी कि सिंबल f होगा, स्मॉल f इज इक्वल टू 10 पे पावर -15 मीटर, एक ही होता है। ठीक है, समराइज करके टेबल में है, आपकी बुक में दिया हुआ, उसको आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मास के बारे में। 1889 की बात है, 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे किया गया? कि मास है ये एक सिलेंड्रिकल पीस, और वो भी किसका बना हुआ? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का, यानी जिसका वो रॉड बना था सेम मटेरियल का ये भी बना हुआ है। और ये भी वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवियर्स नियर पेरिस, ये भी वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पर कि इसको रखा गया था। तो ये भी वहीं पे मौजूद है। और ये जो वेट है सिलेंडर का, यही सिलेंड्रिकल वेट कितना है? एक्चुअली में 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे किब्बल बैलेंस वगैरह का भी, अब तो 20 मई 2019 के बाद था कि किब्बल बैलेंस इस्तेमाल करेगा किसको? वो प्लैंक कांस्टेंट को, और उससे जो है मेज़र करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए मास का, और वो डिफाइन करेगा 1 किलोग्राम को। तो वो सब यहाँ पे है नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बुक में देख लेना, उससे कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आने हैं। सब यूनिट्स देखते हैं हम लोग किलोग्राम के। किलोग्राम के 2 सब यूनिट्स हैं। एक आपका है ग्राम, जिसका सिंबल स्मॉल जी, और दूसरा है आपका मिलीग्राम, और मिलीग्राम का सिंबल है स्मॉल mg। ग्राम का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000th पार्ट ऑफ अ केजी के, या फिर कह सकते हो 10 पे पावर -3 केजी के। वेयर एज हम मिलीग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम 1 मिलियंथ पार्ट होता है किलोग्राम का, यानी ग्राम का भी 1000वां भाग होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 केजी, 1 मिलियंथ पार्ट। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पे पावर -3 ग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 क्यूब, यानी 3 पावर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो -3 में, अरे -6 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। अभी यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं मल्टीपल यूनिट्स। तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स में आपको मिलेगा मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास देखते हैं। तो इसमें है आपका एक क्विंटल। क्विंटल क्या होता है? 100 टाइम्स अ किलोग्राम, यानी कि 1 क्विंटल किसके बराबर है? 100 केजी के बराबर है। ये आपका 1 क्विंटल हो गया। इसके अलावा होता है मल्टीपल यूनिट में मैट्रिक टन। मैट्रिक टन क्या कहता है कि 1 मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। 1000 केजी यानी 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 क्विंटल भी कह सकते हो आप 1 मैट्रिक टन को। अब इसके अलावा भी और भी हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ C12 एटम। ये भी आपने पढ़ा होगा। और ये एक्चुअली में आता कितना है? लगभग ये लगभग आता है 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 केजी के बराबर आता है। जब बात की जाती है हेवनली बॉडीज़ की, हेवनली जैसे कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इस तरह के हेवनली बॉडीज़ की,
तो इनका मास जो है सोलर मास से मेज़र किया जाता है, और सोलर मास में आता है 2 × 30, 10⁻30 होता है। कितना होता है? 2 × 10⁻30 kg। एक सोलर मास का मतलब कितना हुआ? 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg। अब देखो बात आती है थर्ड वाला हमारा यूनिट ऑफ टाइम की। यूनिट ऑफ टाइम अब देखते हैं टाइम को कैसा डिफाइन किया गया है। एक दिन के अंदर क्या होता है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होता है, ठीक है। तो एक दिन का अगर एक दिन का आप 86400 पार्ट अगर करते हो, तो ये जो हिस्सा आएगा 86,400 पार्ट जो आएगा ऑफ अ डे, यही कहलाएगा आपका एक सेकेंड। अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मेन सोलर डे। यानी कि एक दिन का आप क्या करो, 86,400 पार्ट करो, जो आएगा वही आपका एक सेकेंड होगा। उतना पल उतना क्षण क्या कहलाएगा? एक सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/86,400 इंटू 1 मेन सोलर डे। अब यहाँ पे आपको ये सोचने पे हो रहा होगा कि ये मेन सोलर डे क्या होता है। तो एक सोलर डे का मतलब होता है कि अर्थ कितना टाइम लिया अपने एक्सिस पे ही रोटेट करने में, जो टाइम लेता है टोटल, उसी टाइम को हम कहते हैं एक सोलर डे कहते हैं। तो शुरुआती के दिनों में ये तो ठीक था, बहुत साल तक जो है इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया, कई साल तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मेन सोलर डे है वो आप तो देखते हो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, रिवॉल्यूशन और रोटेशन के हिसाब से वो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 1956 में 1956 में ये सब एग्री हुए, साइंटिस्ट एग्री हुए, सहमत हुए, और सहमत ये हुए कि वो जो ईयर लिया जाएगा काउंट करने के लिए, वो ईयर होगा 1900। पहली बात तो 1900 होगा, और 1900 ईयर में जो ईयर की वैल्यू होगी, उस ईयर की वैल्यू वो कितनी होगी? 365.2422 डेज। ठीक है, यानी कि उस साल कितने दिन हुए हैं? इतने दिन हुए हैं। अब इसके बाद उस साल यानी कि ईयर 1900 में दिन कितने हैं? 365.2422 डेज हैं। अब इसको क्या किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया सेकंड में। तो 365.2422 इंटू सेकेंड में चेंज करने का मतलब एक दिन के अंदर कितना सेकंड होता है? 86,400। तो 86,400 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो इनको जो वैल्यू मिली वो मिली 315,56926.08 सेकेंड। ये पता चला कि ईयर 1900 में जो टोटल सेकेंड्स थे वो कितने हैं? इतने हैं। तो हेंस वहाँ से इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड को डिफाइन किया कि एक सेकेंड का मतलब ये है कि 1 अपॉन में 315,56926.08 पार्ट ऑफ कौन सा साल लिया था? ईयर 1900। यानी कि 1900 ईयर का इतना पार्ट वो क्या कहलाएगा? वो एक सेकेंड कहलाएगा। तो ये भी काफ़ी हैवी डेफिनेशन हो गई थी। अब इसके बाद अगेन 1964 में, कितने सन में? 1964 की टाइम है ये। 1964 के टाइम में ये कहा गया कि एक सेकेंड का मतलब है टाइम इंटरवल ऑफ 91926317770। ये इकाई दही सैकड़ा हज़ार नहीं गिन रहा हूँ मैं, डायरेक्टली काउंट कर दे रहा हूँ कि इतना वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। अब कितने लोग भी होंगे, कितना भी अच्छा डेफिनेशन पढ़ लो, लेकिन ये समझ में आने वाला नहीं है। तो नहीं समझ में आने वाला है तो हम यहाँ पे रुकने वाले भी नहीं हैं, हम इसको समझने वाले हैं। ये आपका जो सीजियम का एटम है,
इस सीजियम के एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिट में तो आप देखोगे कि 5 ऑर्बिट में टोटल 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 6th ऑर्बिट है, 6th ऑर्बिट के अंदर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? ये एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है 6th ऑर्बिट में। अब होता क्या है, बात करें एनर्जी की, एटम के अंदर जो एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी है ना, वो 2 स्टेट में होती है, 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक तो होती है उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, जिसकी यहाँ बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट की, और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? एक्साइटेड स्टेट होता है। स्टेट जो दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट होता है। 2 स्टेट हो गया, एक ग्राउंड स्टेट हो गया, एक एक्साइटेड। ग्राउंड स्टेट में बस एक ही रहता है, जो कि उसका नेचुरल लेवल होता है। नेचुरल मतलब नेचुरली जो है कि जिस तरीके से वो जितना एनर्जी है उसके पास, बस वही। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है ना कि कई लेवल्स होते हैं एनर्जी के। मेनली जहाँ तक मेरे पता है यहाँ पे 4 हैं, तो कौन कौन से लेवल है ये नहीं पता, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 4 लेवल होते हैं। अब ये एक्साइटेड स्टेट में कोई एटम पहुँचेगा कैसे? कैसे एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा? अगर ये एटम है तो अपना न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने के साथ साथ कैसा है? ये ऐसा है कि बिल्कुल अपने ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मतलब प्राकृतिक रूप से इसके अंदर जो भी एनर्जी लेवल होगा उसी एनर्जी लेवल तक है। तो इसका एनर्जी लेवल चेंज कैसे किया जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में कैसे किया जाएगा? तो कई तरीके से किया जा सकता है। तो पहला किया जा सकता है कि आप इसको क्या करें, इस एटम को एनर्जी दे दें। अब कहोगे ये भी नहीं समझ में आया, तो एनर्जी ना दे के तुम एनर्जी कैसे दे सकते हो भाई? हीट दे सकते हो इसको। हीट देने के अलावा क्या कर सकते हो? फोटोन मार सकते हो इसके ऊपर। फोटोन मारने के अलावा और क्या कर सकते हो? इसको आप हीट कर सकते हो बाय अदर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर क्या होगा? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2 हाइपर फाइन लेवल के बीच में, यानी कि ये वाइब्रेट करेगा। और देखो इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो कई बार वाइब्रेट करेगा। तो सोचो इतनी बार वाइब्रेट करने में जो टाइम लगेगा, बात को समझना। 9192631770 वाइब्रेशंस में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को कहा गया 1 सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम देखेंगे। स्मॉलर यूनिट में जैसे कि 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1000th पार्ट। 1 माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 मिलियंथ पार्ट, यानी कि 10⁻6 सेकेंड। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻8 सेकेंड होता है। वेयर एज अगर हम बात करें नैनो सेकेंड की, तो 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड। अब बात आती है किसकी? बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम की। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम में भी बहुत सारे हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम में सबसे पहला तो आपका आता है मिनट। मिनट को तो सब जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, या सिर्फ एस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है हमारा आवर। आवर क्या होता है? तो आवर होता है ड्यूरेशन 60 मिनट का, यानी 1 घंटे के मतलब क्या मतलब वो 1 घंटे का 60 मिनट, और सेकंड में चेंज करना है तो 60 × 60 कर देंगे, यानी कि 3600 सेकंड हो जाएगा। फिर बात करें डे की, तो एक दिन कितना होता है? दिन का मतलब क्या लेंगे कि अपनी एक्सिस पे अर्थ को रोटेट करने में जो पूरा टाइम लगता है। दिन का मतलब ये नहीं कि बस सूरज उगा और डूब गया। दिन का मतलब पूरा एक्सिस पे रोटेट करने में जो 24 घंटे लगते हैं उसको लेंगे। तो यानी 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर हो गया। 24 आवर का मतलब 24 × 60 मिनट हो गया, और मिनट को फिर सेकंड में चेंज करना है तो 24 × 60 × 60 करेंगे। अच्छा 24 × 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 24, 6 12 14, तो 1440 मिनट होता है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 86,400 सेकेंड के। फिर इसके बाद आता है आपका लूनर मंथ। क्या होता है मंथ के बारे में अगर हम देखें तो लूनर मंथ क्या होता है? लूनर किसके लिए इस्तेमाल होता है? लूनर इक्लिप्स
यानी कि चांद के लिए यह वर्ड इस्तेमाल होता है। हमारे पास कैलेंडर जो है अलग तरीके का है। एक तो वेस्टर्न कैलेंडर है जिसको कि आमतौर पे हमने क्या पूरी दुनिया ने अपना ही लिया है, जिसको कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बेस है वो एक्चुअली में बेस है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आप देखो दो हैं कैलेंडर इधर भी, हिंदूज में और मुस्लिम्स में। इन दोनों में भी कैलेंडर्स देखो तो मुस्लिम में क्या होता है ना, मुस्लिम का जो कैलेंडर है वो हिजरी के हिसाब से चलता है, और यहाँ पे जो हिंदूज में कैलेंडर है वो कौन कौन से है, विक्रम है और शक, ये दो कैलेंडर्स हैं। अब ये जो कैलेंडर्स हैं ना हिंदूज के और मुस्लिम्स के, एक्चुअली में ये बेस हैं किसके ऊपर, ये दोनों बेस्ड हैं ऑन फेजेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से देखा जाता है ना चांद को। अब यहाँ पे और ये जो साइकिल है, फेजेस है, ये जो साइकिल है एक्चुअली में ये 29.5 डेज का ही होता है। तो यानी लूनर मंथ कितने दिन का हो गया, लूनर मंथ 29.5 डेज का हो गया। तो जब आप एक ईयर में एंटर करोगे यानी कि 12 लूनर मंथ का एक मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 354.37 डेज हो जाएगा एक 12 लूनर मंथ का। ये 354 होता है और ग्रिगोरियन में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो नियरली जो है ये शॉर्ट होता है बाय 10 डेज, 10 दिन छोटा होता है। किससे, फ्रॉम ग्रिगोरियन कैलेंडर से 10 दिन कम होते हैं। किसमें, ये हिंदू और मुस्लिम वाले विक्रम शक या फिर हिजरी में 10 दिन कम होते हैं ग्रिगोरियन वाले से। फिर बात करें हम लोग मंथ की नॉर्मल, तो अब ये मंथ आपको मालूम ही है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जैसे जनवरी है, मार्च है, मई है, फिर जुलाई है, जुलाई के अलावा अगस्त, अगस्त के अलावा अक्टूबर, अक्टूबर के अलावा दिसंबर भी। ये जितने भी महीने हैं इन सब के पास 31 डेज होते हैं। फिर उसके बाद बात करें अप्रैल की, अप्रैल की, जून की, सितंबर की बात नहीं हुई, और सितंबर और नवंबर की बात नहीं हुई। तो ये जो 4 महीने होते हैं इनके पास 30 डेज होते हैं। फिर एक महीना अभी भी बचा हुआ है जिसका नाम है फरवरी। फरवरी की बात करें तो या तो 28 डेज होंगे या तो 29 होंगे, और 29 कब होंगे, जब लीप ईयर होगा। तो ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे टोटल ये जो 12 मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे होता है अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज। ईयर देखते हैं हम लोग अब। तो ईयर क्या है, ईयर का मतलब होता है एक टोटल रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसी टोटल टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं। ठीक है, अर्थ जितना टाइम लेता है सन के पूरा एक चक्कर लगाने में, उसको हम लोग कहते हैं एक साल, उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 365.256 डेज होता है। ये कितना होता है, ये 365.256 डेज होता है। तो इसीलिए एक ईयर को हम लोग लेते कितना है, अप्रॉक्स 365 डेज लेते हैं हम लोग। और ये नॉर्मल ईयर हुआ हमारा, 365 इंटू 86,400 सेकेंड ले लेंगे तो ये हमारा 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड हो जाएगा वैल्यू सेकेंड में। एक साल में मतलब इतने ही सेकेंड होते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ लीप ईयर की। लीप ईयर की बात करें, अभी जैसे आपने देखा ये एक पौवा बेसी जा रहा है, मतलब हाँ 2 पॉइंट्स इतना। तो एग्जैक्टली कहीं कहीं पे देखो जैसे ऊपर में लिखा हुआ था 256 डेज, तो वैसे ही एक्यूरेटली जब हम लोग लेते हैं तो कहीं कहीं पे आपको 365.2422 डेज भी दिखेंगे एक ईयर में। अब एक ईयर में ये जो पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है 0.2422, इसको जब
हर चौथे साल आप देखोगे तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा, ये 4 साल में ना अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन देता है पूरा। कितना देता है, 1 दिन दे देता है। इसीलिए हर चौथे साल क्या होता है, 366 डेज हो जाते हैं, यानी कि वो ईयर क्या कहलाता है, वो ईयर हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो हर चौथे साल के बाद एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अब जैसे जो ईयर्स हैं, जैसे कि 1904, 1908 और 2000, 2004, ये वगैरह वगैरह, ये सब क्या होंगे ना, आपके लीप ईयर्स होंगे। ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सेंचुरी ईयर्स हैं, कुछ देखो कौन से ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स। तो सेंचुरी ईयर्स में जैसे कि आपका 1800 है, 1900 है, तो 2 ये डिविजिबल है बाई 4, लेकिन फिर भी ये लीप ईयर आपके नहीं है। बात करते हैं इसके बाद अब डिकेड की। डिकेड क्या होता है, डिकेड हिंदी में सुना होगा दशक। तो डिकेड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। तो 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स का मतलब कितना हो गया, 3.1536 इंटू 10 पे पावर 7 सेकेंड एक साल में, इंटू 10 कर दो तो 3.1536 इंटू 10 पे पावर 8 सेकेंड। अब इसके बाद है आपका सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, तो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। कितना होता है ये, 100 साल का होता है। अब 100 साल में भी दिक्कत है दिन गिनने के लिए। ऐसा क्यों दिक्कत है, हम बताते हैं आपको। क्योंकि 100 साल में 24 आपके लीप ईयर होंगे और आपके नॉन लीप ईयर जो होंगे वो कितने होंगे, 76। ठीक है, ये होगा। तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसका, 24 साल 366 डेज वाले और 76 साल आपके 365 दिन वाले। तो टोटल दिन कितने आएंगे आपके पास यहाँ पे, 24 इंटू 366 प्लस इसको करोगे तो 36524 डेज आएगा, ये आएगा। और इसको आप अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 86,400 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.16 इंटू 10 पे पावर 9 सेकेंड आ जाएगा। अब इसके बाद एक और बचा हुआ है, वो है आपका मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है, तो मिलेनियम का मतलब होता है 100 ईयर्स। 1 मिलेनियम, सॉरी 100 ईयर्स की तो सेंचुरी होती है, तो मिलेनियम 1000 ईयर्स का होगा। 1000 साल का मिलेनियम होता है। तो 1000 साल का मतलब अभी जैसे तुमने ये क्या देखा, अभी तुमने ये 100 साल देखे, इसी 100 साल में 10 का मल्टीप्लाई और कर दो, यानी 3.16 इंटू 10 पे पावर 9 के बाद एक और पावर लगा दो, तो इतने सेकेंड होंगे किसमें, एक मिलेनियम में। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डिराइव्ड यूनिट के। टेबल तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है आपका उसमें, लेकिन हम कुछ ही देखेंगे। एरिया देख लिया था, वॉल्यूम देख लिया था, तो चलो यहाँ पे हम डेंसिटी देखते हैं। तो डेंसिटी में होता क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। कैसे कन्वर्ट होता है वो भी देख सकते हो। मास को हम लोग लेते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी के लिए एब्रीविएशन क्या यूज़ होता है, केजी मीटर क्यूब इस्तेमाल होता है। वैसे ही हम स्पीड के लिए देख चुके हैं। हाँ, तो एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में भी क्या होता है, मीटर ऊपर होता है, सेकंड नीचे होता है और यहाँ पे सेकंड होता है। तो मीटर अपॉन में सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया। वैसे ही आप किसी और का भी ले लो, प्रेशर का ले लेते हैं यहाँ पे। प्रेशर के लिए क्या होता है, प्रेशर के लिए होता है आपका फोर्स अपॉन में
एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो यहाँ पे आप क्या लेते हो, फोर्स के लिए आप यूज़ करते हो न्यूटन को और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर को। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। या फिर इसको क्या कहते हो आप, पास्कल भी कहते हो। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है। अब एक बात कि जब भी हम लोग कोई भी यूनिट लिखेंगे तो हम लोगों को गाइडलाइन क्या है, क्या चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मायने रखता है, क्या चीज़ नज़र में रखनी है, मतलब अपने दिमाग में रखना है जब भी यूनिट लिखना है। जो सिंबल होगा यूनिट के लिए, जो कि साइंटिस्ट के नाम के बाद नहीं होगा, द सिंबल फॉर यूनिट विच इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटेन इन स्मॉल लेटर। जैसे कि मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो इसको हम स्मॉल m ही लिखेंगे। जैसे कि सेकेंड किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो हम स्मॉल s लिखेंगे। जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो हम kg लिखेंगे, एंड सो ऑन। जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है बस बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। तो अब बात आती है साइंटिस्ट वालों का क्या होगा। तो सिंबल जो किसी यूनिट के लिए हैं, जो किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद दिए गए हैं, तो उसमें हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे न्यूटन बाबा हैं तो न्यूटन बाबा के न्यूटन के लिए एन कैपिटल होगा। जैसे जूल है तो जूल के लिए कैपिटल जे का इस्तेमाल होगा, साइंटिस्ट के नाम के बाद है। जैसे वॉट है तो वॉट साइंटिस्ट के नाम के बाद है तो डब्ल्यू इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पास्कल लॉ, तो यहाँ पे पास्कल के लिए भी पी कैपिटल इस्तेमाल होगा और उसके बाद ए स्मॉल। ऐसे ही हर्ट साइंटिस्ट थे, है ना, तो यहाँ पे इनके लिए भी एच कैपिटल होगा और जेड स्मॉल होगा। तो ये रूल्स हैं। ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जैसे कि लीटर जो होता है, जो यूनिट है वॉल्यूम का, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको एल लिख दिया जाता है ताकि जो है आई और एल इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसको रिमूव करने के लिए। तो इसके बजाय यहाँ पे लीटर के लिए कैपिटल एल कभी कभी लिख दिया जाता है। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे सी वाला। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमको एब्रीविएशन नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना, एब्रीविएशन नहीं लिखना। अगर एब्रीविएशन नहीं लिखना तो हमको फुल जो है कि यूनिट का जो नेम है वो लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा किलोग्राम। ऐसे किलोग्राम बिल्कुल भी लिखा नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट लेटर ये कैपिटल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमको लिखना है न्यूटन, तो हम न्यूटन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, तो ये हमारा सही है और फुल में ये हमारा गलत है। इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। जैसे मीटर लिखना हो तो ऐसे मीटर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मीटर, ऐसे लिखेंगे। अगर पूरा यूनिट का जो पूरा नाम है वो लिखना है, एब्रीविएशन नहीं लिखना है, तो हम इन रूल्स को अपनाएंगे। इसके बाद डी वाला है। अब यहाँ पे आपके पास कंपाउंड यूनिट है। कौन सी यूनिट है, कंपाउंड। कंपाउंड से आप समझ गए होंगे, कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है डिराइव्ड वाली यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट या डिराइव्ड यूनिट जो होती है तो उसमें एक से ज़्यादा यूनिट होती है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कंपाउंड यूनिट को डॉट से, क्रॉस से, उस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ डिराइव्ड नहीं, कंपाउंड की बात कर रहा है। कंपाउंड में डिराइव्ड ही है, लेकिन किस तरह के हैं वो दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आपको न्यूटन मीटर लिखना है तो या तो न्यूटन मीटर डॉट से लिखेंगे, या फिर न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे, या फिर न्यूटन के बाद स्पेस दे के एम लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस रहेगा, दिखाना नहीं है वहाँ पे डैश करके, लेकिन रहेगा। तो तीन तरीके से, या तो डॉट से, या तो मल्टीप्लाई का साइन देके, या फिर स्पेस छोड़कर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कंपाउंड यूनिट को, जो कि मल्टीप्लिकेशन से हुआ है, दो या दो के ज़्यादा यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से। इसके बाद है फिफ्थ वाला। कंपाउंड यूनिट में ना नेगेटिव पावर का यूज़ किया जाता है, जो डिवीज़न वाला पार्ट है उसके लिए। जैसे मीटर पर सेकेंड है तो क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे आपका पावर का यूनिट है जूल,
पूरा नाम छोटा ही लिखेंगे ना, भूलना नहीं है। तो जूल पर सेकेंड ये पावर का यूनिट है आपका, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जूल पर सेकेंड। इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जाएगा निगेटिव पावर देके। एक और बात यहाँ पे ध्यान देनी है, अरे ABCD के बाद यहाँ पे E आना था, 5 आ गया, कोई नहीं, रोमन में भी 5वां ही है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि आपने लिख दिया 10 मीटर है, ठीक, तो क्या हम इसको 10 मीटर्स लिख सकते हैं इस तरीके से प्लूरल? तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। कि MS का मतलब क्या हो जाएगा, MS का मतलब यहाँ फिजिक्स में हो जाएगा मिली सेकेंड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये जो मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे, MS नहीं लिख सकते, मीटर्स नहीं लिख सकते, यहाँ प्लूरल फॉर्म हम इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे नहीं, अब 1 ही 2 बचा हुआ है। अब इसके बाद पावर जैसे 10 वगैरह का है, मैग्नीट्यूड वगैरह है, क्वांटिटी के लिए लगाया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से सिंबल का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमको लिखना है किलो मेगा वाट लिखना है। अब किलो मेगा वाट लिख के हम क्या कर रहे हैं, उतने ही पावर को दर्शा रहे हैं। तो किलो मेगा न लिख के हम किलो मेगा की जगह पे क्या लिख दें, सेम पावर। मेगा 6, किलो 3, तो गीगा का मतलब क्या हो गया, गीगा का मतलब हो गया 10 पे पावर 9। तो हम बिल्कुल आराम से हम ये नहीं लिखेंगे, किलो मेगा दोनों नहीं लिखेंगे, बल्कि दोनों की जगह पे एक सिंगल से इसको कंबाइन कर देंगे, गीगावाट लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यानी बड़े यूनिट्स के लिए ऐसा नहीं 2 छोटे छोटे आपको यहाँ पे लेने हैं जो प्रीफिक्सेस है, 2 नहीं यूज़ करेंगे, एक ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक और देख लो, जब यहाँ पे प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाए, और प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाए किसके साथ, यूनिट के साथ, ठीक है। प्रीफिक्स को यूज़ किया जाए सिंबल ऑफ यूनिट के साथ, तो जो प्रीफिक्स और सिंबल है ना, प्रीफिक्स और सिंबल ये दोनों के दोनों क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और एक न्यू सिंबल बन जाता है। क्या बना लेते हैं, एक न्यू सिंबल बना लेते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर यानी 10 क्यूब मीटर, इसके ऊपर क्यूब, और इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9 यानी 10 पे पावर 9 और मीटर पे क्यूब हुआ। इसका मतलब अगर जैसे कोई ये निकाले 1 किलोमीटर क्यूब का मतलब ये होता है कि 10 पे क्यूब और मीटर पे भी क्यूब, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इस तरीके से आएगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में।